हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं कंप्लीट चैप्टर रिवीजन। जो हमारा चैप्टर 1 है कंप्यूटर सिस्टम, उसका ओवरऑल कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, ये रिवीजन रहेगा तो हम थोड़ी सी अपनी स्पीड को अपनी फास्ट रखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में डीपली पढ़ना है तो सारे टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हम ये टॉपिक सारे कवर करने वाले हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, इवोल्यूशन, कंप्यूटर मेमोरी, डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, माइक्रो प्रोसेसर, डेटा एंड इंफॉर्मेशन, सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, इन सभी टॉपिक्स का हम रिवीजन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, व्हाट इज कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम क्या है? एक कंप्यूटर सिस्टम इज ए डिजिटल डिवाइस। डिजिटल डिवाइस या हम इसको इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी बोल सकते हैं, या फिर हम इसको डेटा प्रोसेसर भी बोल सकते हैं। इट इज़ अ सेम थिंग। अगर आपको कहीं पे भी ये तीनों वर्ड में से कोई एक दिखे, सो इट मीन्स इट्स अ सेम थिंग। ठीक है, सो ए कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसर और डिजिटल डिवाइस दैट टेक्स डेटा एज इनपुट, जो डेटा को इनपुट लेता है, प्रोसेस इट, देन उसको प्रोसेस करता है अंडर सम प्रीवियसली लोडेड प्रोग्राम्स। अब प्रोसेस ऐसे नहीं कर सकता, ऑलरेडी उसमें और कुछ प्रोग्राम्स लिखे होंगे। ठीक है, उनके बेसिस पे उसको क्या करता है, प्रोसेस करता है एंड प्रोड्यूसेस सम मीनिंगफुल आउटपुट। और कुछ मीनिंगफुल आउटपुट क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। जो डिजायर्ड रिजल्ट है हम चाहते हैं वो प्रोड्यूस करता है, उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर सिस्टम। इसका बेस्ट एग्जांपल जो जिबली ट्रेंड आजकल जो चल रहा है, हम चैट जीपीटी पे अपलोड करते हैं अपनी नॉर्मल इमेज। इट मीन्स हमने इनपुट दे दिया। अब वो क्या करेगा, जो भी पहले उसमें कोड लिखा हुआ है, इंस्ट्रक्शंस लिखे हैं, उसमें वो क्या करेगा, उसको कन्वर्ट कर देगा, प्रोसेस कर देगा, किसमें, जिबली इमेज में। एंड देन जो हमें आउटपुट शो होगा वो हमें क्या शो होगा, हमें होगा आउटपुट ऑफ जिबली इमेज। ठीक है, तो वो क्या होगा, हमारा आउटपुट। तो उसने हमारी इमेज ली एज अ इनपुट, देन प्रोसेस किया एंड देन आउटपुट प्रोड्यूस कर दिया जिबली इमेज में। ठीक है, तो दिस इज अ ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? स्पीड। द स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज वेरी फास्ट। ये बहुत ज़्यादा फास्ट होता है कि जो ह्यूमंस 1 मिनट में, कुछ मिनट में कर पाते हैं, ये बिल्कुल नैनो सेकेंड्स में कर सकता है। बहुत सारा काम, बहुत बड़ी ऑपरेशंस, मैथमेटिक कैलकुलेशन जो ह्यूमन हो सकता है 1 घंटा लगा लें, बट ये कुछ नैनो सेकेंड्स में ही कर देता है। ठीक है, एक्यूरेसी, इट इज़ ऑलवेज एक्यूरेट। ये एकदम 100% सही होता है। इट मीन्स डू नॉट मेक मिस्टेक। ठीक है, ये कंप्यूटर क्या करता है, मिस्टेक्स नहीं करता। अगर इसको हम बहुत बड़ी सी कोई भी कैलकुलेशन करने को दे दें तब भी ये क्या करेगा, बहुत फटाफट से कर देगा। थर्ड इज अलर्टनेस। अलर्टनेस का क्या मतलब है, डोंट गेट बोर एंड टायर्ड। ये क्या होता है, कंप्यूटर सिस्टम ना तो बोर होता है और थकता भी नहीं है, और ये टायर्ड भी नहीं होता। अगर हम उससे पूरे दिन काम कराएं और पूरे दिन एक सेम ही काम कराएं तो भी ये ना बोर होगा ना टायर्ड होगा। ठीक है, वर्सेटाइल, ये वर्सेटाइल होता है। इट मीन्स वी कैन डू मेनी डिफरेंट टास्क फ्रॉम कंप्यूटर। हम कंप्यूटर से बहुत डिफरेंट टास्क करा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल गेमिंग, जैसे हम गेमिंग भी कर सकते हैं, इसमें राइटिंग भी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सारे हमारे टास्क हैं ये डिफरेंट अलग अलग टाइप के टास्क हैं। ठीक है, बट हम वो सब कुछ करा सकते हैं हम किससे, अपने कंप्यूटर से। तो इट मीन्स इट इज़ अ वर्सेटाइल। ये क्या है, वर्सेटाइल। ऑटोमेशन। अब ऑटोमेशन क्या होता है, व्हेन एनी सेट ऑफ प्रोग्राम इज लोडेड। जब एक बार हमने इसको इंस्ट्रक्शंस दे दिए उसके बाद देयर इज नो नीड ऑफ एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। मैंने अगर एक बार कोई भी प्रोग्राम अपलोड कर दिया इसमें, तो उसके बाद अगर मैं दूसरी बार भी अप्लाई करूंगी, सेम टास्क उसको बोलूंगी, तो उसमें मुझे कुछ भी अपनी इन्वॉल्वमेंट करने की नीड नहीं है, वो फिर खुद से ही कर लेगा। 6 इज नो IQ। इसमें कुछ IQ नहीं होता है। इट मीन्स डू नॉट मेक डिसीजंस, डू नॉट मेक डिसीजंस।
ये क्या है, जो कंप्यूटर सिस्टम है खुद से डिसीजन नहीं कर सकता उसमें, क्योंकि IQ नहीं होता, बट इट इज़ नॉट कंप्लीटली वैलिड नाउ बिकॉज अब आ गया है हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जिसके थ्रू क्या हो रहा है, अब कंप्यूटर लर्न कर रहा है, खुद से सीख रहा है, ठीक है। तो ये अब क्योंकि हमारे सिलेबस में है और अभी कंप्लीटली नहीं हटा है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर अभी इसको रखा है। जब आर्टिफिशियल के थ्रू ऐसा हो जाएगा, ये भी कंप्लीटली वैलिड हो जाएगा, तब हम इसको हटा देंगे, ठीक है। आई होप आपको कैरेक्टरिस्टिक्स क्लियर होंगे। आगे बढ़ते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के 5 एलिमेंट्स होते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, यूजर, डेटा, प्रोसीजर, ठीक है। ये 5 एलिमेंट्स हैं। अब पढ़ते हैं वन बाय वन। फर्स्ट, हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या होता है, द फिजिकल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम दैट वी कैन सी, टच एंड मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज कॉल्ड हार्डवेयर। वो फिजिकल पार्ट सिस्टम का जिसको हम क्या कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, देख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कीबोर्ड, कीबोर्ड को हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, देख सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हैं। तो ये क्या होता है, हमारा हार्डवेयर। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, लाइक कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, स्कैनर, प्रिंटर, डिजिटल कैमरा, मदरबोर्ड, सीटी रोम, दीज आर ऑल आर हार्डवेयर, जिसको हम छू पाएँ, टच कर पाएँ, फील कर पाएँ, ठीक है। ये हो गया हार्डवेयर। सेकेंड वन इज सॉफ्टवेयर। It is a part of the computer system that we cannot see, but the whole system is based on that part. We call it as software. ऐसा पार्ट जिसको हम देख नहीं सकते, जो बैकएंड पे वर्क करता है, हम उसको फील नहीं कर सकते, हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते, राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी बैकएंड पे ही वर्क कर रहा है। वो क्या होता है, पर लेकिन पूरा सिस्टम उसी पे बेस्ड होता है कंप्यूटर का, वो है हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर और कुछ नहीं होता, सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स, जो बैकएंड पे कोड लिखा गया है, जो प्रोग्राम लिखा गया है, वही हमारा क्या है, सॉफ्टवेयर, ठीक है। मैनी कंप्यूटर प्रोग्राम्स कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल सॉफ्टवेयर। कभी कभी ऐसा होता है, बहुत सारे कंप्यूटर प्रोग्राम्स आपस में मिलकर एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, इन विच द यूजर इंटरैक्ट्स विद द कंप्यूटर सिस्टम विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर की हेल्प से ही कंप्यूटर सिस्टम से यूज़र मतलब हम लोग इंटरैक्ट कर पाते हैं, ठीक है। ये कुछ हमारे एग्जांपल्स हैं सॉफ्टवेयर के, लाइक वेब ब्राउज़र। अब आप बोलोगे मैम ये ब्राउज़र ओपन है, मैं तो उसको ऐसे टच कर सकता हूँ। सो नो, आपने ये जो मॉनिटर स्क्रीन है उसको टच किया है, यहाँ पे जो अंदर ब्राउज़र बैकएंड पे वर्क कर रहा है उसको टच नहीं किया है। सो वेब ब्राउज़र, एंटीवायरस, मीडिया प्लेयर, एंड्रॉयड OS, विंडोज़ OS, लिनक्स OS, ये सारे इसके सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल्स हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। थर्ड इज यूजर। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इज यूजर। यूजर क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट है यूजर हु ऑपरेट्स द कंप्यूटर, जो कंप्यूटर को चलाता है, मतलब हम लोग, मैं, आप, हम लोग क्या है, यूजर हैं। विदाउट यूजर द कंप्यूटर इज नथिंग, right? So user, the person who uses the computer and gives the instruction. यूजर कौन है, जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देता है और जो यूज करता है, ठीक है। हमारे बिना भी कंप्यूटर सिस्टम पॉसिबल नहीं है। फोर्थ, डेटा। Data is also a very important part because the entire computer system is based on data itself. क्योंकि जो डेटा है पूरा कंप्यूटर सिस्टम डेटा पे ही डिपेंड करता है, बिकॉज जो भी कुछ इनपुट हो रहा है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारा टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो, वीडियो, जो भी कुछ इनपुट हो रहा है, इट इज़ अ काइंड ऑफ डेटा, वो डेटा है। अब जो भी प्रोसेस करके कंप्यूटर सिस्टम आउटपुट दे रहा है, वो भी क्या है, हमारा डेटा ही है। सो इट इज़ ऑल डिपेंड्स ऑन डेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ है हमारा, फिफ्थ कंपोनेंट है हमारा, फिफ्थ एलिमेंट इज प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है, प्रोसीजर्स आर द रूल्स, इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडलाइंस फॉर यूजिंग द कंप्यूटर सिस्टम। अब हमने कंप्यूटर सिस्टम यूज तो कर रहे हैं, बट लेकिन कुछ हमारे पास गाइडलाइंस होती हैं, कुछ रूल्स होते हैं कि हम अगर इनको फॉलो नहीं करेंगे तो या तो हो सकता है कि हमें कुछ प्रॉब्लम हो जाए, ठीक है, हम कुछ साइबर क्राइम या ऐसा कुछ ना हो जाए, राइट। अब या तो फिर ये प्रॉब्लम है कि हम कुछ अगर बिना गाइडलाइंस के इसके यूज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है कि जो भी हमारा कंप्यूटर सिस्टम है वो एफिशिएंटली जितना उसे काम करना चाहिए उतना ना कर पाए, ठीक है। तो ये सारी की चीज़ें क्या होती हैं, प्रोसीजर्स। एग्जाम्पल्स है इसके IT पॉलिसीज, इंस्टॉलेशन स्टेप्स। इंस्टॉलेशन स्टेप्स आप ऐसे समझ सकते हैं, सपोज मुझे क्या करना है, विंडो, जो मेरी विंडो है वो मुझे इंस्टॉल करनी है अपने कंप्यूटर सिस्टम में, तो उसके लिए कुछ पर्टिकुलर स्टेप्स होंगे, तो मुझे वो ही फॉलो करने पड़ेंगे। अगर मैंने कुछ भी फॉलो नहीं किया तो क्या हो जाएगा, कुछ भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। सो दीज ऑल कम्स अंडर द प्रोसीजर्स। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज कॉम्पोनेंट्स। कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्या है, देयर आर 3 कॉम्पोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है। इनपुट यूनिट, प्रोसेस यूनिट एंड आउटपुट यूनिट। आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, ये है हमारा इनपुट यूनिट,
जहाँ से डेटा हमारा जा रहा है। इनपुट यूनिट के लिए हम इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं। ये दिस इज ऑल अवर प्रोसेस यूनिट। ये क्या है? हमारा प्रोसेस यूनिट है। प्रोसेस यूनिट इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। प्रोसेस यूनिट फिर से 2 पार्ट में डिवाइड है, CPU एंड स्टोरेज यूनिट, ठीक है। एंड देन है हमारा आउटपुट यूनिट, थर्ड है हमारा आउटपुट यूनिट, ठीक है। आई होप क्लियर होगा, इसको डिटेल में और हम पढ़ते हैं, ठीक है। आवर कंप्यूटर सिस्टम इज बेस्ड ऑन दीज 3 मेन कॉम्पोनेंट्स। ये जो हमारे 3 मेन कॉम्पोनेंट्स हैं, इनपुट, प्रोसेस यूनिट एंड आउटपुट यूनिट, इन पे ही डिपेंड करता है, ठीक है। चलिए, इनपुट यूनिट क्या है? द मेन फंक्शन ऑफ दिस यूनिट इज टू टेक डेटा। इनपुट यूनिट का मेन फंक्शन क्या है? टू टेक डेटा, डेटा लेना, कमांड्स लेना और इंस्ट्रक्शंस लेना, ये सब चीज़ें रिसीव करना। टू रिसीव डेटा फ्रॉम द यूज़र और एनी अदर मीन्स इनपुट डिवाइस आर यूज्ड। और ये डेटा या कमांड से इंस्ट्रक्शंस लेने के लिए इनपुट डिवाइस यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये इनपुट डिवाइस के कुछ एग्जांपल है। माउस में जैसे हम क्लिक करके देते हैं, माइक में हम अपने वॉइस से बोल के देते हैं इंस्ट्रक्शन, टच टैबलेट में टच करके देते हैं, मतलब जो भी उसमें हमें टास्क करना हो, ठीक है। कीबोर्ड से हम कीज प्रेस करके देते हैं। सो दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इनपुट डिवाइस, जो किस में यूज होता है? इनपुट यूनिट में। सेकेंड इज प्रोसेस यूनिट। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा। बाय दिस यूनिट कंप्यूटर इज कॉल्ड ए डेटा प्रोसेसर। इसी यूनिट की वजह से क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर, बिकॉज जो भी हमने डेटा लिया है ये उसको प्रोसेस करता है। द जॉब ऑफ दिस यूनिट इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, सो इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, दैट इज CPU एंड स्टोरेज। आप ये देख सकते हैं इस इमेज में कि यहाँ पर जो हमारी प्रोसेस यूनिट है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, CPU एंड स्टोरेज यूनिट, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले पार्ट पढ़ेंगे कौन सा? CPU का। CPU क्या है? इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, एज इट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, बिकॉज ये सारे कंप्यूटर के पूरे पार्ट्स का क्या करता है? ये उसका ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेसिंग ऑल डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। जितना भी डेटा या इंस्ट्रक्शन होता है उसको प्रोसेस करने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 कॉम्पोनेंट्स, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CPU। अब देखिए यहाँ पर से हमने ये तो पढ़ लिया कि CPU क्या होता है। अब इसकी स्टिल 2 पार्ट्स होते हैं, ALU और CU, ठीक है। तो अब हम उसको कवर करते हैं, ALU एंड CU। आप देख सकते हो इमेज में ALU एंड CU। ALU की फुल फॉर्म होती है हमारी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, राइट। तो it is responsible for calculations, ठीक है। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? फॉर कैलकुलेशन। जो भी अर्थमेटिक हमारी कैलकुलेशन होती है, फॉर एग्जांपल एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ALU। नेक्स्ट इज CU। अब CU क्या करता है? CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। इट कंट्रोल ऑल द कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। जो भी हमारा डेटा फ्लो हो रहा है, कम्युनिकेशन हो रहा है, ये उसको कंट्रोल करता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। और आप ये डायग्राम अगर अच्छे से याद रखेंगे, ये फर्स्ट स्टार्टिंग वाला, ये वाला, तो आपको डेफिनेटली सब कुछ याद ही रहने वाला है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज स्टोरेज यूनिट। अब हमने प्रोसेस यूनिट में एक कवर कर लिया, CPU। अब स्टोरेज यूनिट। स्टोरेज यूनिट क्या है? द स्टोरेज यूनिट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम विच इज यूज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शन टू बी प्रोसेस्ड। स्टोरेज यूनिट क्या होता है? स्टोरेज का मतलब ही होता है कुछ चीज़ जो स्टोर करने के लिए हो। तो स्टोरेज यूनिट क्या है? कंप्यूटर सिस्टम का ही पार्ट है, जो किस लिए यूज होता है? टू स्टोर द इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। जो भी हमने इंफॉर्मेशंस या इंस्ट्रक्शन जो भी हमें आगे प्रोसेस होनी है उसको स्टोर कर सके। विदाउट अ स्टोरेज डिवाइस ए कंप्यूटर वुड नॉट बी एबल टू रन और इवन बूट अप। हम स्टोरेज यूनिट के बिना ना तो हमारा कंप्यूटर चल सकता है, ना मतलब रन कर सकता है, और इवन स्टार्ट भी नहीं हो सकता है। सो स्टोरेज यूनिट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर स्टोरेज 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी एंड मेन मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी को हम इंटरनल और मेन मेमोरी भी कहते हैं। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी व्हेन द कंप्यूटर इज वर्किंग। ये जब तक कंप्यूटर काम कर रहा है, जब तक कंप्यूटर स्टार्ट है, तब तक ये पूरा डेटा और इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता है, ठीक है। इट इज जनरली स्मॉलर इन साइज। इसका साइज जो प्राइमरी मेमोरी का जनरली छोटा ही होता है, ठीक है। रैम
एंड रोम आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज के दो एग्जाम्पल्स हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। फिर रैम इज स्टिल डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, एस रैम, डी रैम, एस डी रैम, एंड रोम आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, PROM, EPROM एंड EEPROM। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ये क्या है हमारा प्राइमरी मेमोरी। आगे बढ़ते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी ऑफ कंप्यूटर। इसको देखो, मेन मेमोरी मतलब प्राइमरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, इसका जस्ट अपोजिट। वो मेन है तो ये ऑक्सिलरी है, राइट अगर वो इंटरनल है तो ये एक्सटर्नल मेमोरी है। ठीक है, एक्सटर्नल मेमोरी, और इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। इट सेकेंडरी मेमोरी इज द परमानेंट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है? टेम्परेरी बेसिस पे टेम्परेरीली डेटा स्टोर करती है। ये क्या करती है? परमानेंट स्टोरेज ऑफ कंप्यूटर, ये परमानेंटली स्टोर करता है। इट इज यूज टू स्टोर डेटा, फाइल, सॉफ्टवेयर एंड प्रोग्राम्स फॉर अ लॉन्ग टर्म यूज। जब हमें फाइल्स को, डेटा को, प्रोग्राम्स को, सॉफ्टवेयर को लॉन्ग टर्म बेसिस पे, बाद में हो सकता है 4-5 साल बाद जब यूज करना हो तब हम इसको यूज करते हैं, इवन व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। और इसमें डेटा तब भी स्टोर रहता है जब हमें कंप्यूटर हमारा ऑफ हो गया है, जब उसमें हम कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं दे रहे हैं तब भी। स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी लाइक रैम। ठीक है, ये सेकेंडरी मेमोरी क्या होती है? स्लोअर होती है, थोड़ी सी स्लो होती है रैम से। ओके, रैम या फिर हम जिसको प्राइमरी मेमोरी भी बोलते हैं। हार्ड डिस्क, CD, DVDs, पेन ड्राइव, फ्लैश ड्राइव, SSD आर एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज। ये कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे सेकेंडरी स्टोरेज के। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारी जो थर्ड है वो क्या है? थर्ड यूनिट थी हमारी क्या? आउटपुट यूनिट। ठीक है, जैसे कि ये हमारे इमेज में हमने देखा था, दिस वन इनपुट यूनिट हमने ये पढ़ ली, आउट प्रोसेस यूनिट ये हमने पूरी पढ़ ली। नेक्स्ट है हमारी आउटपुट यूनिट। सो व्हाट इज आउटपुट यूनिट? सो आउटपुट यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजायर्ड रिजल्ट, कि जो हमें रिजल्ट चाहिए उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो क्या होती है? हमारी आउटपुट यूनिट। आउटपुट यूनिट में जो आउटपुट डिवाइस यूज होते हैं वो कौन से होते हैं? लाइक मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, ये सारे हमारे यूज होते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको क्लियर होगा। यहाँ पर हमने कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम क्लियर कर लिया है। नाउ नेक्स्ट इज इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर। इवोल्यूशन से क्या मतलब है? इवोल्यूशन से मतलब ये है कि जब हमारे कंप्यूटर स्टार्ट हुए थे तब उनका हो सकता है साइज बड़ा होगा, तब थोड़ा प्रोसेस भी स्लो करते थे, बट लेकिन ईयर बाय ईयर ये चेंज होते गए, राइट तो इसी को जो हमने किस में डिवाइड कर दिया? 5 जनरेशन्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन का टाइमिंग ये है 1940 टू 1956। कुछ बुक में हो सकता है 1942 लिखा हो, कुछ में 1946 लिखा है, बट लेकिन ये 1940s के बाद ही स्टार्ट हुआ है तो ये भी वैलिड रहेगा। ठीक है, अब ये डिफर है, कहीं पे भी श्योरिटी नहीं है, बट इट इज श्योर कि 1940s के बाद ही स्टार्ट हुआ है। ठीक है, ओके। वैक्यूम ट्यूब। अब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में जो हमारा मेन कंपोनेंट था वो क्या था? वैक्यूम ट्यूब। आप ये इमेज में देख सकते हो इस टाइप के वैक्यूम ट्यूब, और ये पूरा जो आपको दिख रहा है इतना बड़ा सा, ये है हमारा फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर। ठीक है, द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रिलाइड ऑन वैक्यूम ट्यूब। फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब पे ही रिलाई करते थे, विच वर यूज फॉर बोथ सर्किटरी एंड मेमोरी स्टोरेज। जो किसके लिए यूज होता था? सर्किटरी और मेमोरी स्टोरेज के लिए यूज होते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। की फीचर्स। अब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर्स के क्या की फीचर्स है? इनका वेरी बिग इन साइज। आप देख सकते हो इस इमेज में कि ये कितनी बड़ी, इतना पूरा कंप्यूटर है पूरे उसमें, राइट कि पूरे रूम में आ रहा है, राइट तो इसके लिए क्या है? सो इसका साइज बहुत बड़ा था, एंटायर फिलिंग्स रूम, साइज बहुत ज़्यादा था। स्पीड स्लो थी बिकॉज ड्यू टू ऑफ लिमिटेशंस ऑफ वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स की लिमिटेशन होने की वजह से इसकी स्पीड भी स्लो थी। पावर कंजम्पशन बहुत हाई था, लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हाई, और बहुत एक्सपेंसिव था। मतलब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बन तो गए थे पर लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, साइज बड़ा था, कंज्यूम इलेक्ट्रिसिटी पावर बहुत कंज्यूम करते थे और हीट भी बहुत जनरेट करते थे। बन गए थे बट इतने ज़्यादा अफोर्डेबल और रिलायबल नहीं थे। एग्जाम्पल है इसके ENIAC एंड UNIVAC। ठीक है, ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकेंड जनरेशन के ये टाइमिंग है
ट्रांजिस्टर। अब इन्होंने क्या किया, पहले फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम यूज हो रहा था, तो उन्होंने वैक्यूम को हटा के यूज किया ट्रांजिस्टर। ये जो आपको इमेज दिख रही है, ये सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो हम ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए थे वो है, और ये सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर है। तो आप देख सकते हो ट्रांजिस्टर यूज करने से इसका साइज भले ही बहुत ज्यादा कम तो नहीं हुआ, बट हाँ काफी हद तक कम हो गया है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में। इन्होंने रिप्लेस कर दिया, रिप्लेस वैक्यूम ट्यूब विद ट्रांजिस्टर्स विच वर स्मॉल। ट्रांजिस्टर क्या थे, स्मॉल थे, मोर रिलायबल, बहुत ज़्यादा रिलायबल थे, एंड कंज्यूम लेस पावर, और कम पावर को यूज़ करते थे। मतलब इन शॉर्ट देखा जाए तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से ये इंप्रूव ही हुए। ट्रांजिस्टर मेड कंप्यूटर मोर कॉम्पैक्ट, एफिशिएंट एंड अफोर्डेबल। ट्रांजिस्टर की वजह से जो कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट, अफोर्डेबल और एफिशिएंट हो गए। मतलब उनकी जो काम करने की पावर है वो बढ़ गई, अफोर्डेबल हो गए, थोड़े सस्ते हो गए कि मतलब अब अफोर्ड किया जा सकता था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसका साइज बढ़ गया, साइज कम हो गया ट्रांजिस्टर की वजह से, स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, पावर कंजम्पशन कम हो गया, और ये थोड़े से सस्ते भी हो गए। मतलब इन शॉर्ट सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन से बेटर हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं। थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम था, दूसरे में था ट्रांजिस्टर। अब इन्होंने ट्रांजिस्टर हटा के आईसीज यूज करे। आईसीज का मतलब है इंटीग्रेटेड सर्किट। इंट्रोड्यूस ICs वेयर मल्टीपल ट्रांजिस्टर वॉज इंटीग्रेटेड ऑन टू अ सिंगल चिप। अब सेकेंड जनरेशन में यूज क्या हो रहे थे, ट्रांजिस्टर। अब इन्होंने क्या किया, एक ऐसी सिंपल चिप बना ली, और उसी में उन्होंने क्या किया, डिफरेंट ट्रांजिस्टर बहुत सारे मिला के एक ही चिप पे कर दिए। ठीक है, तो इससे भी साइज ये आप देख सकते हो पहले वाले से थोड़ा सा सेकेंड जनरेशन से भी और साइज कम हो गया। ठीक है, मतलब बेटर होते गए। Reduce the size of the computer further while increasing processing power and efficiency, और पावर एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। ठीक है, तो ये हुए कौन से हमारे थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। इसके की फीचर, साइज स्मॉल हो गया, स्पीड भी बढ़ गई, हीट भी थोड़ा कम जनरेट करने लगे, पावर कंजम्पशन कम हो गया, और कॉस्ट भी इसकी कम हो गई। देखा जाए तो सेकंड वाले से ऑल्दो बहुत ज़्यादा बेटर तो नहीं हुए, बट सेकंड वाली जनरेशन से अच्छे हो गए थर्ड वाले जनरेशन के कंप्यूटर्स। इन्होंने क्या यूज़ किया, आईसीज यूज़ किए, इंटीग्रेटेड सर्किट, और एक ही सिंगल चिप पे ट्रांजिस्टर के थ्रू ये बना दिए। ठीक है, आगे देखते हैं। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर कहाँ से आ गया, 1971 टू 2010। अब इन्होंने क्या यूज़ किया, इन्होंने माइक्रो प्रोसेसर यूज़ किया, और छोटी चीज़ इन्होंने यूज़ की। द फोर्थ जनरेशन इंट्रोड्यूस अ माइक्रो प्रोसेसर विच कंबाइन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑन ए सिंगल चिप। अब एक छोटी सी सिंगल चिप पे ही, यहाँ पे एक छोटी सी सीपीयू का साइज भी जो हमारे सीपीयू में होता है वो भी सिर्फ इतना सा होता है, उसमें और सारे पार्ट होते हैं, बट सीपीयू सिर्फ इतना छोटा सा ही होता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे एक इन्होंने सिंगल चिप पे ही क्या किया, सब कुछ इसमें इन्होंने इंक्लूड कर दिया, माइक्रो प्रोसेसर इसमें डाला, जिसमें सीपीयू और भी जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसमें बना दी। एंड माइक्रो प्रोसेसर मेड कंप्यूटर सिग्निफिकेंटली मोर पावरफुल। अब माइक्रो प्रोसेसर आ गया तो कंप्यूटर और ज़्यादा पावरफुल हो गया। दिस इनोवेटिव drastically reduce the size and cost of computers leading to the rise of personal computer। अब माइक्रो प्रोसेसर की वजह से साइज इतना छोटा हो गया और कॉस्ट भी इतनी कम हो गई कि यहाँ से क्या आने लग गया, पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज को इंट्रोड्यूस हो गया। लोग पहले नहीं लेते थे, बट अब यहाँ से घरों में भी लेने लगे और अपने काम में यूज लाने लग गए। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। साइज इसका बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा और बहुत अफोर्डेबल। देखा जाए तो सेकंड से थर्ड में आने में इतना नहीं हुआ था जितना थर्ड से फोर्थ में आने में हो गया। स्पीड सुपर फास्ट हो गई, पावर कंजम्पशन बहुत लेस हो गया, कॉस्ट बहुत चीप हो गई, और यूजर इंटरफेस, द डेवलपमेंट ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मेड कंप्यूटर मोर यूजर फ्रेंडली एंड एक्सेसिबल टू नॉन एक्सपर्ट्स। यूजर इंटरफेस इतना अच्छा बना दिया इन्होंने कि जो नॉन एक्सपर्ट्स है, जिनको कंप्यूटर ना चलाना है, वो भी इजिली यूज करने लग गए। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट इज फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन में क्या इंक्लूड हो गया, 2000 से अब तक या अब के आगे आने वाले, जब तक कुछ और एक्स्ट्रा नहीं आ जाता तब तक इस जनरेशन को हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई इसमें इंक्लूड हो गया। अब इसमें क्या किया, एडवांसमेंट हो गए, एडवांसमेंट इंक्लूड हो गया इन एआई, मशीन लर्निंग एंड क्वांटम कंप्यूटिंग में। दिस टेक्नोलॉजी इनेबल कंप्यूटर्स टू लर्न, रीजन एंड प्रोसेस डेटा इन वेज सिमिलर टू ह्यूमन रिकॉग्निशन। अभी तक क्या था,
कि जो भी हमारा कंप्यूटर है खुद से लर्न नहीं करता था, बट अब मशीन लर्निंग, AI इंक्लूड हो गया, क्वांटम कंप्यूटिंग इंक्लूड हो गई, तो जो डेटा से हमारे जो कंप्यूटर है खुद से लर्न करना सीखने लग गए, रीजनिंग करने लग गए कि क्या क्या रीज़न है, ठीक है, कि क्या है ये डेटा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो दिस इंक्लूड्स ऑल इन 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। आई होप यहाँ पे आपको कंपोनेंट्स समझ में, सॉरी, इवोल्यूशन ऑफ कंप्यूटर्स आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है? इट इज़ जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। मेमोरी का मतलब ही आप बोलते हैं ना, जैसे हमारे ब्रेन में मेमोरी है तो हमें कुछ चीज़ें आधी टेम्परेरी याद होती हैं, कुछ हमें परमानेंट याद होती हैं। सिमिलरली द कंप्यूटर मेमोरी इज जस्ट लाइक अ ह्यूमन ब्रेन। इट इज़ यूज टू स्टोर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर मेमोरी में हम डेटा, इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करते हैं। इट इज़ अ डेटा स्टोरेज डिवाइस। ये एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है वेयर डेटा इज टू बी प्रोसेस्ड एंड इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेसिंग आर स्टोर्ड। एक ऐसा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें हम डेटा, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शंस स्टोर करते हैं और साथ ही साथ वो इंस्ट्रक्शन जो आगे प्रोसेस हो वो भी हम क्या करते हैं? स्टोर करते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू सेल्स, ठीक है। जो कंप्यूटर मेमोरी है यूज़ करने में, डेटा स्टोर करने में यूज़ होती है, और ये जो मेमोरी है उसको सेल्स में ऐसे छोटे छोटे, जैसे ये मेमोरी है इसको बहुत छोटे छोटे ऐसे सेल्स होते हैं, इसमें ये क्या होती है? डिवाइड होती है, ठीक है। एंड दे आर स्टोर्ड इन द स्टोरेज स्पेस प्रेजेंट इन द कंप्यूटर। और कंप्यूटर पे भी एक स्टोरेज स्पेस होता है, वहाँ पे जाके स्टोर हो जाती है, ठीक है। एवरी सेल हैज़ इट्स यूनिक लोकेशन और एड्रेस। यहाँ पे जो सेल है, हर एक सेल का, जैसे सपोज ये है, इसमें 3 सेल है तो इसका अलग एड्रेस होगा, इसका अलग, इसका अलग, हर एक सेल का अलग एड्रेस होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यूनिट्स ऑफ मेमोरी। मेमोरी की क्या यूनिट्स होती हैं? मेमोरी यूनिट्स आर यूज टू मेजर द साइज एंड रिप्रेजेंट डेटा। अब ये साइज, डेटा का क्या साइज है उसके लिए यहाँ मेमोरी की यूनिट्स यूज होते हैं। जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट इज बिट, ठीक है। बिट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ये। नेक्स्ट इज निबल। निबल क्या होता है? दैट 1 निबल इज इक्वल्स टू 4 बिट्स। इसमें 4 बिट्स होती हैं, ठीक है। देन होता है बाइट। 1 बाइट इज इक्वल्स टू 8 बिट्स। फिर बाइट से बड़ा किलो बाइट। 1 किलो बाइट इज इक्वल्स टू 1024 बाइट्स। देन मेगा बाइट। 1 मेगा बाइट इज इक्वल्स टू 1024 किलो बाइट। देन गीगा बाइट। उसके बाद टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, येटाबाइट, योटाबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट। ये सारी हमारी पूरी टेबल है, बट जनरली हम ज़्यादातर बाइट से लेके ये टेराबाइट तक ही जाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा हमारी हाई इनका कैपेसिटी स्टोरेज होता है, तो उतना ज़्यादा हम यहाँ पे यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है बाइट और ये है इसका कि किस में कितनी बाइट्स होती हैं, ठीक है। 1 बाइट्स में कितनी बिट्स हैं, किलो बाइट में कितने बाइट्स हैं, मेगा बाइट में कितने किलो बाइट्स हैं, लाइक दिस, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी 3 टाइप्स की होती है, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी एंड कैश मेमोरी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें। प्राइमरी मेमोरी इट इज़ ऑल्सो नोन एज इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी। ये हमारी क्या कहलाती है? इंटरनल मेमोरी और मेन मेमोरी इसको कहते हैं। इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस टेम्परेरी व्हाइल द कंप्यूटर इज वर्किंग। जब तक कंप्यूटर वर्क कर रहा है, कंप्यूटर ऑन है, ये तब तक ही डेटा स्टोर करती है। इट इज़ जनरली स्मॉलर इन साइज। ये ज़्यादातर साइज में बहुत स्मॉलर होती है, छोटी होती है, ठीक है। आगे देखते हैं। प्राइमरी मेमोरीज ऑफ 2 टाइप्स, रैम एंड रोम। प्राइमरी मेमोरी 2 टाइप्स की होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रोम, रीड ओनली मेमोरी। अब हम डिफरेंस पढ़ेंगे ताकि हमें डिफरेंस भी पढ़ लें और रैम और रोम क्या होते हैं हमें वो भी अच्छे से समझ में आ जाए। फर्स्ट, डेटा रिटेंशन के बेसिस पे अगर देखा जाए, सो रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी। वॉलेटाइल का मतलब क्या होता है कि जब तक कंप्यूटर ऑन है, जब तक कंप्यूटर वर्क कर रहा है, ठीक है, तब तक ही हमारा डेटा स्टोर है। जैसे ही पावर कट वैसे ही वैनिश हो गया, पूरा चला गया डेटा, ठीक है। रैम इज ए वॉलेटाइल मेमोरी दैट कुड स्टोर द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। ये तब तक डेटा स्टोर रखती है जब तक कि पावर सप्लाई की जा रही है। रोम का देखते हैं। रोम इज रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ रीड कर सकते हैं। रोम इज ए नॉन वॉलेटाइल। ये नॉन वॉलेटाइल है। इसमें ऐसा नहीं है कि जब तक हमारी पावर है तब तक ही हो, जैसे पावर टर्न ऑफ,
मेमोरी कुड रिटेन द डेटा इवन व्हेन द पावर इज ऑफ, जब पावर ऑफ भी हो गई तब भी डेटा इसमें स्टोर रहता है, किसमें, रोम में, रीड ओनली मेमोरी। वर्किंग टाइम, डेटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रिट्रीव्ड और ऑल्टर्ड, जो भी डेटा स्टोर होता है रैम में उसको रिट्रीव हम निकाल सकते हैं और ऑल्टर भी कर सकते हैं। ऑल्टर का मतलब क्या है यहाँ पे, जैसे कि हम अपने कपड़े कराते हैं, ऑल्टर मतलब चेंज करा देते हैं, वैसे इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, डेटा में एडिट कर सकते हैं, ठीक है। रोम में देखते हैं, डेटा स्टोर्ड इन रोम कैन ओनली बी रीड, जो रोम में डेटा स्टोर होता है उसको सिर्फ रीड कर सकते हैं। यूज के बेसिस पे, रैम इज यूज टू स्टोर द डेटा दैट हैज़ टू बी करेंटली प्रोसेस्ड बाय CPU टेम्परेरीली, इसमें इस टाइप का डेटा स्टोर होता है जो करेंटली प्रोसेस, तुरंत की तुरंत टेम्परेरी बेसिस पे प्रोसेस करना हो, ठीक है। रोम में इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप, बूटस्ट्रैप का मतलब होता है स्टार्ट। अब इसमें क्या होता है, वो सारे इंस्ट्रक्शंस इसके लिए रिक्वायर्ड होते हैं जो बूटस्ट्रैप मतलब स्टार्टिंग ऑफ कंप्यूटर के लिए, इसमें जब CPU को इमीडिएटली प्रोसेस करना हो तब रैम यूज़ होता है, और जब यहाँ पर स्टार्ट करना हो कंप्यूटर को तब हमारी रोम यूज़ होती है। आगे स्पीड, रैम की स्पीड ज़्यादा होती है, रोम की स्पीड कम होती है। साइज एंड कैपेसिटी, साइज एंड कैपेसिटी रैम की बहुत ज़्यादा होती है और रोम की कम होती है। कॉस्ट, अब इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है, साइज़ ज़्यादा है, स्पीड ज़्यादा है, तो डेफिनेटली ये महंगा ही होगा, तो रैम हमारी कॉस्टली होती है और रोम हमारी चीप होती है, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रैम इज ऑफ 2 टाइप्स, रैम के 2 टाइप्स होते हैं, स्टैटिक रैम, डी रैम मतलब डायनेमिक रैम, ठीक है। यहाँ पर रोम के भी हमारे टाइप्स होते हैं, एम रोम, मास्ड रोम, पी रोम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ईपी रोम इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, EEP रोम इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। आई होप यहाँ से आपको रैम रोम के बारे में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज सेकेंडरी मेमोरी, इसको हम ऑक्सिलरी मेमोरी एंड बैकअप मेमोरी भी कहते हैं, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी, ये सेकेंडरी मेमोरी ऑक्सिलरी मेमोरी। इट इज़ ए नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है एंड यूज टू स्टोर ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा और इन्फॉर्मेशन, और ये क्या बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करने के काम आती है। The data or information stored in secondary memory is permanent even when the power is off, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी में डेटा सिर्फ तब तक रहता था टेम्परेरी बेसिस पे जब तक पावर जा रही है, बट सेकेंडरी में ऐसा नहीं है, इसमें क्या है परमानेंट और फॉर लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए भी हम डेटा स्टोर इसमें करते हैं। आगे देखते हैं। इट इज स्लोअर देन प्राइमरी मेमोरी बट रीयूजेबल, सेकेंडरी मेमोरी प्राइमरी से स्लो होती है बट रीयूजेबल होती है। ये CPU कैन नॉट एक्सेस सेकेंडरी मेमोरी डायरेक्टली, CPU डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकता है सेकेंडरी मेमोरी को। द डेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेकेंडरी मेमोरी इज फर्स्ट ट्रांसफर टू द मेन मेमोरी एंड देन द CPU कैन एक्सेस, CPU को अगर एक्सेस करना हो सेकेंडरी मेमोरी का डेटा तो डेटा सबसे पहले सेकेंडरी मेमोरी से प्राइमरी मेमोरी में जाएगा एंड देन CPU एक्सेस उसको कर लेगा वहाँ से। इट इज़ चीपर देन प्राइमरी मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी से सेकेंडरी मेमोरी चीप होती है। द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज लार्ज, और जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है सेकेंडरी मेमोरी की वो लार्ज होती है और प्राइमरी मेमोरी से तो काफ़ी ज़्यादा होती है। आगे देखते हैं सेकेंडरी मेमोरी के टाइप से मैग्नेटिक टेप्स, ऑप्टिकल डिस्क। मैग्नेटिक टेप्स क्या होते हैं, नैरो स्ट्रिप ऑफ प्लास्टिक फिल्म दैट इज यूज फॉर मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग, जो मैग्नेटिक रिकॉर्डिंग के लिए यूज होते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल डिस्क, इट इज़ अ लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम, ये क्या होता है, लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम होता है दैट कैन बी रिटन टू एंड रीड, जिसको हम क्या, इट इज़ रीजनेबली प्राइस्ड एंड हैज़ अ लॉन्ग लाइफ स्पैन। ये क्या होती है, लेजर बेस्ड स्टोरेज मीडियम है जिसपे हम क्या कर सकते हैं, इसको रीड भी कर सकते हैं और राइट भी कर सकते हैं, मतलब इसमें हम कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं, वी कैन से। एंड इट इज़ रीजनेबली प्राइस, इसका प्राइस अफोर्डेबल होता है एंड हैज़ अ लॉन्ग लाइफ स्पैन, और इसका लॉन्ग लाइफ स्पैन मतलब बहुत लंबे समय तक ये चलती है, ठीक है। ये इसकी इमेज है, आपको यहाँ से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। ये जो यहाँ पर ये जो दे रखा है ना, ये यहाँ पर ये वाली नैरो स्ट्रिप ऑफ फिल्म, प्लास्टिक फिल्म, यही है पतली सी फिल्म की प्लास्टिक फिल्म, ठीक है। आई होप इतना आपको क्लियर होगा। चलिए आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क के टाइप्स हैं CD रोम, वॉम जिसकी फुल फॉर्म है राइट वंस रीड मैनी एंड DVDs। ये जो सारे हैं वे क्या एग्जाम्पल है हमारे मैग्नेटिक डिस्क के, ठीक है। ये जो डिस्क होती है DVD CDs हमने घरों में भी देखी हुई है, तो ये उसी के एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं कैश मेमोरी। अब जो थर्ड मेमोरी टाइप है वो क्या है, हमारी कैश मेमोरी। सो कैश मेमोरी इज अ स्मॉल वेरी फास्ट मेमोरी दैट सिट्स बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी रैम, ठीक है। एक हमारा ये CPU है
ठीक है, और ये हमारा है रैम, मतलब हमारी मेन मेमोरी। तो इसके बीच में जो हमारी एक मेमोरी होती है वो होती है हमारी कैश मेमोरी। अब हम इसको यूज़ ही क्यों करते हैं जब हमारे पास प्राइमरी है, सेकेंडरी है, राइट? तो हम इसको यूज़ करते हैं बिकॉज इट इज़ वेरी फास्ट, ये बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। एंड इट स्टोर्स द फ्रीक्वेंट डेटा और इंस्ट्रक्शंस विच इज़ यूज्ड बाय द सीपीयू। जो सीपीयू बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, फ्रीक्वेंट करता है जो चीज़ें, जो डेटा और जो फ्रीक्वेंट इंस्ट्रक्शंस यूज़ करता है सीपीयू, वो ये स्टोर कर लेती है। ठीक है, और जैसे ही इसको सीपीयू को ज़रूरत होती है तो ये तुरंत की तुरंत दे देती है, ताकि इससे जो हमारी प्रोसेसिंग होती है वो फास्ट हो जाती है। ठीक है, और सीपीयू इजीली एक्सेस कर पाता है। इट इज़ अ हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी, इसकी हाई स्पीड सेमीकंडक्टर मेमोरी है। इट स्टोर्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा एंड इंस्ट्रक्शन सो दैट सीपीयू कैन एक्सेस देम क्विकली। जो फ्रीक्वेंटली यूज डेटा है, इंस्ट्रक्शंस है, ये वो स्टोर करता है ताकि सीपीयू इजीली और क्विकली एक्सेस कर सके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। रैम इज फास्ट बट कैश इज इवन फास्टर। रैम फास्ट होती है, मेन मेमोरी फास्ट होती है, बट कैश उससे भी ज़्यादा फास्ट होती है। ठीक है, इट हेल्प्स द सीपीयू वर्क फास्टर बाय अवॉइडिंग डिलेज। ये सीपीयू को हेल्प करते हैं ताकि वो जल्दी काम कर सके। बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सेमीकंडक्टर की वजह से ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। टाइप्स ऑफ कैश, कैश मेमोरी के कुछ टाइप्स हैं, सीपीयू कैश, डिश कैश, वेब कैश, डीएनएस कैश। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि कैश मेमोरी क्या है। वन मोर थिंग, वी कैन रन द कंप्यूटर विदाउट कैश मेमोरी ऑल्सो। कैश मेमोरी के अलावा के बाद भी हम यूज़ कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम को। ठीक है, नाउ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डेटा ट्रांसफर बिटवीन मेमोरी एंड सीपीयू, कि अब मेमोरी और सीपीयू के बीच में डेटा कैसे ट्रांसफर होता है। सो डेटा नीड टू बी ट्रांसफर्ड बिटवीन द सीपीयू एंड प्राइमरी मेमोरी एज वेल एज बिटवीन द प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। सीपीयू और प्राइमरी मेमोरी के बीच में भी डेटा ट्रांसफर होता है और प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बीच में भी ट्रांसफर होता है हमारा डेटा। ठीक है, तो डेटा होता कैसे है ट्रांसफर तो होता है डेटा, पर हो कैसे रहा है? सो डेटा आर ट्रांसफर्ड बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम यूजिंग फिजिकल वायर्स कॉल्ड बस। फिजिकल वायर्स जिसको हम बस कहते हैं, जो नॉर्मल फिजिकल वायर्स होते हैं इनको हम टच कर सकते हैं, उनके थ्रू जाता है, जिसको हम कंप्यूटर लैंग्वेज में बोलते हैं बस। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बस इज यूज फॉर डेटा ट्रांसफर बिटवीन यूएसबी पोर्ट एंड हार्ड डिस्क। ठीक है, अगर यूएसबी पोर्ट और हार्ड डिस्क के बीच में मुझे डेटा ट्रांसफर करना है तो मैं क्या करूँगी, फिजिकल वायर बस का मैं यूज़ करूँगी। ठीक है, आगे देखते हैं। बस इज ऑफ 3 टाइप्स। ये यहाँ पर देखिए, ये हमारी बस है, 3 टाइप्स की होती हैं, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस, और इन तीनों को मिला के हमारा बनता है सिस्टम बस। ठीक है, सिस्टम बस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। ठीक है, ये बसेज ही होती हैं जो क्या करती हैं, यहाँ से इधर उधर जो भी इनका डिजायर्ड मतलब इनको जो टास्क दिया जाता है वो पूरा करती हैं। ठीक है, डेटा बस इज यूज टू ट्रांसफर द डेटा बिटवीन डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स। डेटा बस का काम क्या होता है कि डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स से डेटा ले और सेंड करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये डेटा बस है, ये सीपीयू से डेटा इसको देती भी है और सीपीयू से डेटा लेती भी है। दैट्स वाई इट इज बाई डायरेक्शनल। इसीलिए ये क्या है, हमारी बाई डायरेक्शनल है, इधर भी एरो है, इधर भी एरो, मतलब यहाँ से डेटा सेंड भी करती है, वहाँ से डेटा लेती भी है। ठीक है, क्योंकि इसको इधर से हो सकता है सीपीयू से मेमोरी तक पहुंचाना हो, मेमोरी से सीपीयू तक पहुंचाना हो, इसीलिए। नेक्स्ट इज एड्रेस बस इज यूज टू ट्रांसफर एड्रेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी। अब सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में जो एड्रेस बताती है वो क्या है, हमारी एड्रेस बस। ठीक है, अब ये एड्रेस बस का जो आपको दिख रहा होगा एरो, वो क्या है, हमारा यूनी डायरेक्शनल, एक ही डायरेक्शन में। क्यों? बिकॉज सीपीयू हमेशा मेमोरी से एड्रेस लेता है, सिर्फ हमेशा लेता है, उसको कभी एड्रेस देता नहीं है, इसीलिए दिस इज यूनी डायरेक्शनल। नेक्स्ट है कंट्रोल बस टू कम्युनिकेट कंट्रोल सिग्नल्स बिटवीन डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंट्रोल बस का क्या काम है कि जो सिग्नल्स आपस में डिफरेंट कंपोनेंट जो आपस में कनेक्टेड है, उनको बीच में जो सिग्नल्स है उनको कंट्रोल करे। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये इमेज आप याद रखिए तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज माइक्रो प्रोसेसर। अब माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? ए माइक्रो प्रोसेसर इज अ प्रोग्रामेबल डिवाइस दैट टेक्स इनपुट, परफॉर्म्स ऑफ अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस ओवर इट एंड प्रोड्यूस द डिजायर्ड आउटपुट। ये क्या करता है? माइक्रो प्रोसेसर कुछ एक इनपुट लेता है, परफॉर्म्स ऑफ ALU
कुछ अर्थमेटिक ऑपरेशंस करता है और क्या प्रोड्यूस कर देता है, हमारा डिजायर्ड आउटपुट, जो हमें आउटपुट चाहिए वो डिजायर्ड कर देता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर इज सिमिलर टू सीपीयू, ये कुछ सीपीयू की तरह ही हमारा काम करता है। ए माइक्रो प्रोसेसर इज ए डिजिटल डिवाइस ऑन ए चिप that can fetch instructions from memory, decode, execute them and give result। माइक्रो प्रोसेसर क्या है, एक डिजिटल डिवाइस है जो कि एक चिप है, एक छोटी सी चिप पर, ठीक है, जो छोटी सी चिप से क्या करता है, कुछ भी फैच कर लेता है, इंस्ट्रक्शन फैच कर सकता है, कर लेता है मेमोरी से, डिकोड करता है और देन उसको एग्जीक्यूट करके रिजल्ट हमको दे देता है। इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कंप्यूटर आर्किटेक्चर, ये कंप्यूटर सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, विदाउट विच यू विल नॉट बी एबल टू परफॉर्म एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर के बिना हम कुछ भी टास्क नहीं कर सकते हैं अपने कंप्यूटर में। ठीक है, अब ये डिफरेंट टाइप्स के माइक्रो प्रोसेसर है, लाइक वेक्टर, एरे, स्केलर, RISC एंड CISC, डिजिटल सिग्नल, ग्राफिक्स, सिंबॉलर, ये डिफरेंट टाइप के माइक्रो प्रोसेसर्स यहाँ पे गिवन हैं। ठीक है, ये टाइप्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। नेक्स्ट इज माइक्रो कंट्रोलर। जैसे माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते हैं तो माइक्रो कंट्रोलर भी हमें पढ़ना इंपॉर्टेंट हो जाता है। द माइक्रो कंट्रोलर इज अ स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस। माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, एक स्मॉल कंप्यूटिंग डिवाइस होता है विच हैज CPU, जिसमें CPU होता है, ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रैम, रोम एंड अदर पेरिफेरल ऑल एम्बेडेड ऑन ए सिंगल चिप। अब माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा डिवाइस होता है, एक तो छोटा सा, एक छोटे से डिवाइस और छोटी सी चिप जिसमें CPU भी है, जिसमें एक फिक्स्ड CPU है और एक फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स, रेजिस्टर, जितने भी जो हमें किसी भी टास्क या कुछ भी मशीन बनाने के लिए जो कंपोनेंट्स चाहिए होते हैं वो फिक्स्ड नंबर में होते हैं, फिक्स्ड अमाउंट में होते हैं। ठीक है, माइक्रोप्रोसेसर हैज ओनली अ CPU ऑन द चिप बट माइक्रोकंट्रोलर हैज स्पेसिफिक पेरिफेरल्स। माइक्रोप्रोसेसर में क्या होता है, CPU होता है, सिर्फ CPU होता है, बट लेकिन माइक्रोकंट्रोलर में क्या होता है, और भी बहुत सारे पेरिफेरल्स होते हैं। कीबोर्ड, माउस, वॉशिंग मशीन, डिजिटल कैमरा, पेन ड्राइव, रिमोट कंट्रोलर, माइक्रोवेव आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स। इन सभी डिवाइसेस के अंदर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर्स होता है और उसमें से वही कंपोनेंट यूज होते हैं जो पर्टिकुलर उस टास्क को कर पाए। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास वॉशिंग मशीन है तो वॉशिंग मशीन को राउंड मूव करने के लिए हम ऐसा कंट्रोलर बनाएंगे जो सिर्फ वही टास्क करे, इसके अलावा कुछ और ना करें। वाइल जो माइक्रो प्रोसेसर होता है वो दोनों और ज़्यादा बहुत सारे टास्क के लिए बनाया गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे देखते हैं, माइक्रो कंट्रोलर्स आर डिजाइन फॉर स्पेसिफिक टास्क ओनली। एक कोई पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क के लिए ही बनाया गया है, हैंस देयर साइज एज वेल एज कॉस्ट इज रिड्यूस्ड। इसीलिए इनका साइज भी छोटा है और इनकी कॉस्ट भी कम है। Because of the very small size of the microcontroller, it is embedded in another device or system to perform specific functionally। अब इसका साइज इतना छोटा होता है ताकि इसको हम दूसरे डिवाइस में कनेक्ट कर सकते हैं ताकि और फंक्शनैलिटी बढ़ जाए उस डिवाइस की। For example, the microcontroller in a fully automatic washing machine is used to control the washing cycle without any human intervention। तो अब जैसे फुली हमारी जो वॉशिंग मशीन होती है, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, उसमें क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर फिट होता है, माइक्रो कंट्रोलर उसमें लगा होता है ताकि क्या कर सके, जो वॉशिंग साइकिल को बिना ह्यूमंस की हेल्प के कंट्रोल कर सके। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। ये कुछ हमारे डिफरेंस है। माइक्रो कंट्रोलर स्पेशलाइज्ड फॉर्म के लिए यूज होता है, वाइल ये माइक्रो प्रोसेसर जनरल पर्पस के लिए। ये कॉस्ट इफेक्टिव है, मतलब सस्ता है। ये क्या है, सिलिकॉन चिप से बना है तो माइक्रो प्रोसेसर महंगा है। इट इज सेल्फ सफिशिएंट, इसको खुद में मतलब अपना एक पर्टिकुलर टास्क के लिए किसी की जरूरत नहीं होती। वाइल माइक्रो प्रोसेसर इज डिपेंडेंट, बट लेकिन इसको डिपेंडेंट की जरूरत होती है। ठीक है, ये डिपेंडेंट है किसी और डिवाइसेस पे। द माइक्रो कंट्रोलर इज यूज टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। ये कुछ छोटे मोटे गिने चुने ही पर्टिकुलर टास्क करता है, पर लेकिन ये माइक्रो प्रोसेसर हमारे सर्टेन टास्क, बहुत सारे टास्क करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर कंजम्पशन इज लो। माइक्रो कंट्रोलर कम पावर यूज़ करता है, बल्कि ये जो माइक्रो प्रोसेसर है वो हाई पावर यूज़ करता है। ठीक है, अब माइक्रो कंट्रोलर में क्या होता है, CPU, रैम, रोम, रजिस्टर्स, टाइमर्स, इनपुट आउटपुट पोर्ट्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टाइमर्स, कंट्रोलर्स, मेमोरी चिप्स, ये इसका कॉम्बिनेशन होता है। इट इज़ माइक्रो कंट्रोलर छोटा होता है साइज में, इसीलिए हर जगह फिट हो जाता है। इसका साइज छोटा होता है, इसका माइक्रो प्रोसेसर का साइज थोड़ा बड़ा होता है। डिज़ाइन फॉर स्पेसिफिक
स्पेसिफिक एम्बेडेड सिस्टम एप्लीकेशन, पर्टिकुलर एक फेज गिने चुने काम के लिए यूज होता है, और ये वाइल इट इज फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, जनरल पर्पस कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। ठीक है, माइक्रो कंट्रोलर फिक्स्ड इंस्ट्रक्शन सेट, इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं फिक्स्ड होते हैं कि इतने ही होंगे। वाइल इन माइक्रो प्रोसेसर फ्लेक्सिबल, मोर फ्लेक्सिबल, हो सकता है कम ही हो क्योंकि कम टास्क हो सकता है ज़्यादा हो क्योंकि ज़्यादा टास्क हो। ठीक है, आई होप आपको यहाँ से डिफरेंस क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, डेटा। व्हाट इज डेटा? Data is a raw and unorganized fact that is required to be processed to make it meaningful. Data क्या है? raw. raw का मतलब होता है जिसमें हमने कोई भी छेड़छाड़ अभी तक नहीं की है। raw का मतलब होता है कच्चा, कच्चा डेटा। कच्चा डेटा का मतलब क्या है कि रॉ है, मतलब इसमें हम जहाँ से भी हमने इसको एक्सट्रैक्ट किया है वहाँ से हमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं है। डेटा इज़ मीनिंगलेस, डेटा का कोई मतलब नहीं होता, बट इट डजेंट मीन कि वो डेटा यूजफुल नहीं है, नहीं, डेटा से ही कुछ चीज़ें हमारी आगे बनती हैं जो भी हम पढ़ेंगे। डेटा मीनिंगलेस होता है, मतलब इसका कोई सेंस नहीं है। ठीक है, बिट्स एंड बाइट्स आर द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ डेटा। डेटा को मेजर करने की यूनिट्स क्या है? बिट्स एंड बाइट्स। बिट्स सबसे छोटी यूनिट, उससे बड़ी बाइट। डेटा डज नॉट हैव एनी स्पेसिफिक पर्पस, डेटा का कोई एक स्पेसिफिक, कोई एक पर्टिकुलर एक मकसद या पर्पस नहीं होता है। डेटा डज नॉट डायरेक्टली हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, डेटा से, क्योंकि डेटा क्या है ना, इसमें कोई चेंजेस नहीं किया गया है, कोई भी एक साफ नहीं किया गया, क्लीन नहीं किया है डेटा, तो जो अनक्लीन डेटा होता है वो किसके लिए, किससे हम कोई भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन हमारी किससे मिलती है? हमें डेटा से ही मिलती है। इन्फॉर्मेशन इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड प्रोसेस्ड डेटा। जो हमारा डेटा होता है, जो हमारा स्ट्रक्चर्ड हो, प्रोसेस्ड हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, राइट, प्रेजेंटेड विद इन ए कॉन्टेक्स्ट दैट मेक इट रेलिवेंट एंड यूजफुल टू द पर्सन हु नीड्स इट, और जो कि क्या हो, यूजफुल हो, तो वो क्या होता है? हमारा इन्फॉर्मेशन। ठीक है, इन्फॉर्मेशन इज मीनिंगफुल डेटा। अब डेटा को साफ किया गया और उससे जरूरी चीजें काम की निकाल ली, तो वही क्या बन गया? इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन क्या होता है? हमेशा मीनिंगफुल होती है, हमेशा मीनिंगफुल होती है। इन्फॉर्मेशन इज मेजर्ड इन यूनिट्स लाइक टाइम, क्वांटिटी एटसेट्रा। इन्फॉर्मेशन को इन यूनिट्स में लाइक टाइम, क्वांटिटी, इसमें मेजर करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन कैरीज ए मीनिंगफुल पर्पस दैट हैज बीन असाइंड बाय इंटरप्रिटिंग डेटा। इंफॉर्मेशन क्या करती है? कैरीज ए मीनिंगफुल पर्पस, इसका एक मीनिंगफुल पर्पस होता है कि जैसे डेटा है, डेटा का कोई पर्पस नहीं है, अब डेटा से हमने इंपॉर्टेंट काम निकाल लिया, इंपॉर्टेंट चीज़ें निकाली, एक्सट्रैक्ट हो गई, तो हमें इससे एक मीनिंगफुल, इसका क्या पर्पस है, कहाँ यूज आएगा, ये पता लग जाता है। इन्फॉर्मेशन डायरेक्टली हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। इन्फॉर्मेशन से हम कोई भी डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ये हमें डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा व्हाट इज डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं, टाइप्स ऑफ डेटा। डेटा हमारा 3 टाइप्स का होता है, स्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर्ड एंड सेमी स्ट्रक्चर्ड। सो द स्ट्रक्चर्ड डेटा इज the data that is well organized in a fixed format like the tables, or we can say in the rows and column, with rows and columns। जो डेटा हमारा स्ट्रक्चर्ड होता है, इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट है, जैसे रो और कॉलम में आप देख सकते हो, रो और कॉलम में लिखा हुआ लास्ट नेम में लास्ट नेम है, फर्स्ट नेम में फर्स्ट नेम है, बर्थडे में बर्थडे है, कंट्री में कंट्री है, राइट, तो इनका फिक्स्ड फॉर्मेट है, तो ये क्या हो गया? हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अनस्ट्रक्चर्ड जो बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है। फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर में क्या होता है? कहीं पे भी हमारी ये इमेज आ जाती है, कहीं पे भी एक छोटा छोटा सा पैराग्राफ आ जाता है, कहीं पे भी इतना बड़ा हमारा एडवर्टाइजमेंट आ जाता है, तो यहाँ से हमें समझ नहीं पा रहे हैं कि यहाँ पर इमेजेस ही हैं या यहाँ पर न्यूज़ है, क्या है, तो इट इज़ अनस्ट्रक्चर्ड। मीन्स द डेटा विच आर नॉट ऑर्गेनाइज्ड इन अ प्री डिफाइंड रिकॉर्ड फॉर्मेट, जिनका पहले से ही कोई प्री डिफाइंड क्या होता है? एक फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता है, दैट इज अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। और एग्जाम्पल्स क्या हैं हमारे अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के? दैट इज ऑडियो, वीडियो फाइल्स, ग्राफिक, टेक्स्ट, डॉक्यूमेंट, सोशल मीडिया पोस्ट, सैटेलाइट इमेजेस, ये सारे, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। ओके, नेक्स्ट सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सेमी का मतलब क्या होता है? हाफ, तो इससे आप समझ रहे हो, हाफ डेटा तो जो ऑर्गेनाइज हो, हाफ डेटा जो अनऑर्गेनाइज्ड हो, वो क्या होता है? हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। So semi-structured data is a type of data that is not purely structured but also not completely unstructured। जो purely structured भी नहीं है और purely unstructured भी नहीं है। It contains some level of organization of structure but do not conform a rigid schema।
और अ डेटा मॉडल, मतलब ये कंप्लीटली स्ट्रक्चर्ड भी नहीं है और कंप्लीटली अनस्ट्रक्चर्ड भी नहीं है, लाइक दिस, जिससे कि कंप्लीट एक प्रॉपर स्कीमा या डेटा मॉडल नहीं बन पा रहा है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स है हमारे XML फाइल, CSV फाइल एक्सेट्रा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डेटा स्टोरेज। अब हमने क्या किया, डेटा तो देख लिया, डेटा क्या होता है, अब डेटा स्टोरेज। स्टोरेज का मतलब क्या होता है, जहां पर डेटा स्टोर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेटा स्टोरेज, टू प्रोसेस डेटा वी नीड टू फर्स्ट इनपुट और कैप्चर डेटा, देन डेटा स्टोर इन स्टोरेज एंड देन रिट्रीव्ड व्हेन नीडेड। अब डेटा को, कोई भी जो डेटा हमें मिल रहा है उसको प्रोसेस करने के लिए पहले तो हमें कहीं उसको स्टोर करना पड़ेगा, राइट। उसको पहले कैप्चर, मतलब पहले तो इकट्ठा करना पड़ेगा, इनपुट लेना पड़ेगा, फिर उसको हमें डेटा को स्टोर करना पड़ेगा और फिर हमें रिट्रीव कर सकते हैं। रिट्रीव का मतलब है निकाल सकते हैं जब भी हमें ज़रूरत हो, जब हमें उस डेटा को प्रोसेस करना हो तब। चलिए देखते हैं। फर्स्ट इज डेटा कैप्चरिंग। सो व्हाट इज डेटा कैप्चरिंग? इट इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ गैदरिंग डेटा फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज इन डिजिटल फॉर्म। डेटा कैप्चरिंग, कैप्चरिंग का मतलब होता है लेना, इकट्ठा करना। तो कैप्चरिंग का मतलब है डेटा को हमें इकट्ठा करना, वेरियस सोर्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्स। हम किसी भी सोर्स से कर सकते हैं, ठीक है, हम इसको कहीं भी सोर्स से इकट्ठा कर सकते हैं एंड इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल फॉर्म, राइट। पर डेटा हमारा क्या होना चाहिए, डिजिटल फॉर्म। अब डिजिटल फॉर्म में क्यों होना चाहिए, बिकॉज CPU अंडरस्टैंड्स ओनली द डिजिटल फॉर्म। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डेटा कैप्चरिंग। नाउ नेक्स्ट इज डेटा स्टोरेज। ठीक है, अब डेटा को पहले स्टोर कर लिया, कैप्चर कर लिया, इकट्ठा कर लिया, अब क्या है, डेटा को स्टोर। अब स्टोर कैसे करते हैं, डेटा कीप्स ऑन इंक्रीजिंग विद टाइम। अब डेटा क्या है, बढ़ते ही जाता है टाइम के साथ। हैंस द स्टोरेज डिवाइस ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी अपग्रेडेड पीरियोडिकली। इसीलिए हमारा जो स्टोरेज डिवाइस है उसको भी टाइम टू टाइम हमें अपग्रेड करना चाहिए, राइट। क्योंकि डेटा बढ़ रहा है तो जो स्टोरेज डिवाइस है वो भी अपग्रेड होना चाहिए टाइम टू टाइम, उसमें भी चेंजेस आने चाहिए। टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, जो बहुत बड़ा डेटा होता है उसको स्टोर करने के लिए डेटा बेसिस इज यूज्ड। डेटा बेस हम यूज करते हैं। डेटा बेस क्या होता है, जो बहुत बड़े अमाउंट में डेटा को जो स्टोर कर सकता है। ठीक है, इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन कंप्यूटर विद लार्ज एंड फास्टर स्टोरेज, ताकि जो बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां कंप्यूटर को बहुत बड़ा डेटा और बहुत जल्दी फास्ट स्टोर करना होता है, तो उसके लिए क्या लगाते हैं, कॉल्ड डेटा सर्वर्स। डेटा सर्वर्स को डिप्लॉय करते हैं ताकि क्या कर सके, हम बहुत बड़े अमाउंट का डेटा स्टोर कर सकें। सो फॉर डेटा स्टोरेज वी यूज डेटाबेसेस एंड डेटा सर्वर। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ डेटा रिट्रीवल। रिट्रीवल का मतलब क्या है, निकालना, और तब निकालना जब हमें जरूरत हो। हमने डेटा कैप्चर कर लिया, मतलब इकट्ठा कर लिया, डेटा स्टोरेज एक जगह स्टोर कर दिया, अब रिट्रीव करना है जब हमें जरूरत पड़ रही है तब। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डेटा रिट्रीवल मीन्स फाइंडिंग एंड गेटिंग बैक डेटा फ्रॉम अ स्टोरेज सिस्टम, मतलब जब हमें ज़रूरत है तब सिस्टम से ले सकें। लाइक अ डेटाबेस, हार्ड डिस्क और मेमोरी, मतलब डेटाबेस में जो अगर डेटा है, हार्ड डिस्क में, मेमोरी, वहाँ से ले सकें व्हेन यू नीड इट। डेटा कैन बी रिट्रीव फ्रॉम डेटाबेसेस, फाइल्स, मेमोरी, वेब पेजेस। ये जो सारे जितने भी सोर्सेज हैं वहाँ से डेटा हम रिट्रीव कर सकते हैं बहुत ईजिली। ठीक है, चलिए डेटा रिट्रीवल का मतलब ये है किसी भी जो डिफरेंट सोर्सेज से डेटा निकाल लेना। आगे बढ़ते हैं। डेटा डिलीशन। अब डेटा हमने स्टोर भी देख लिया कि कैसे हम स्टोर करें, अब डेटा डिलीशन। बट वाई डेटा डिलीशन, हमें डेटा डिलीट ही क्यों करना है, राइट। डेटा हमें इसलिए डिलीट करना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर डेटा हमारा रेगुलरली बढ़ रहा है तो एक टाइम आएगा जब हमारी मेमोरी पूरी फुल हो जाएगी, तो अब जो आने वाला डेटा है वो स्टोर नहीं हो पाएगा। तो जो हमारा पुराना डेटा है जो अब हमें कोई काम का नहीं है उसे हमें डिलीट भी करना पड़ता है। ठीक है, सो डेटा डिलीशन मीन्स रिमूविंग और इरेजिंग डेटा फ्रॉम अ कंप्यूटर। हटा देना, रिमूव कर देना है, इरेज कर देना फ्रॉम कंप्यूटर, मेमोरी, डेटाबेस और स्टोरेज, सो इट इज नो लॉन्गर अवेलेबल टू यूज। ठीक है, इसको हटा देना किसी भी स्टोरेज डिवाइस से ताकि नो लॉन्गर फॉर यूज, हम इसको आगे यूज ना कर पाएं। डेटा डिलीशन इज इंपॉर्टेंट। अब डेटा डिलीशन क्यों इंपॉर्टेंट है, टू फ्री अप स्पेस, ताकि स्पेस कुछ हो सके, टू रिमूव ओल्ड एंड यूजलेस डेटा, जो पुराना और यूजलेस डेटा बिना काम का उसको हटा सके, टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, हम क्या कर सके, प्राइवेसी और सिक्योरिटी मेंटेन कर सके इसलिए। अब यहाँ पर कैसे आती है बात प्राइवेसी की, ये ऐसे आती है, सपोज मेरे पास कोई डेटा है जो हो सकता है मेरे लिए यूजफुल नहीं है बट अगर किसी और को मिल गया तो हो सकता है वो उसका मिसयूज कर सके किसी भी तरीके से, तो हमें उस डेटा को क्या करना पड़ता है, टाइम टू टाइम हटाना पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉफ्टवेयर।
ठीक है, हार्डवेयर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सॉफ्टवेयर क्या है? द सॉफ्टवेयर इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और कमांड्स दैट टेल ए कंप्यूटर व्हाट टू डू। सॉफ्टवेयर क्या है? बेसिकली एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है, एक बहुत सारे कोड इंस्ट्रक्शंस लिखे होते हैं या फिर कमांड्स लिखे होते हैं जो कंप्यूटर को बताते हैं कि उसको क्या करना है, ठीक है। चलिए, नीड क्या है अब सॉफ्टवेयर की? वी कैन नॉट इंस्ट्रक्ट द हार्डवेयर ऑफ ए कंप्यूटर डायरेक्टली। अब हम क्या है, हम डायरेक्टली हार्डवेयर से कनेक्ट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे प्रिंटर से अपनी हार्ड कॉपी प्रिंट करानी है तो अब मैं उसको डायरेक्टली नहीं बोल सकती कि मेरे लिए प्रिंट करके दे दो, राइट। तो इसके लिए हमें जरूरत होगी एक प्रिंटर के सॉफ्टवेयर की, ताकि मैं अगर क्लिक करूँ तो वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर जो है, जो प्रिंटर मशीन है, वो समझ जाए कि अब कुछ मुझे प्रिंट करना है, इसीलिए, ठीक है। तो हम क्या है, हम डायरेक्टली हार्डवेयर से इंटरैक्ट नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते। सो सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन इंटरफेस बिटवीन ह्यूमन यूजर एंड ए हार्डवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या काम करता है? हार्डवेयर और ह्यूमन, मतलब हमारे बीच में और हार्डवेयर के बीच में एक इंटरफेस की तरह काम करता है और हमारे कमांड्स को एक्सेप्ट करता है और हमारा टास्क करके हमको दे देता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। अब सॉफ्टवेयर के कौन से टाइप्स हैं? तो फर्स्ट है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम से यहाँ पर आपको हमेशा याद रखना है, जब भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम का मतलब है हार्डवेयर, जो ओवरऑल पूरे कंप्यूटर सिस्टम के लिए जो सॉफ्टवेयर बनाए जाते हैं वो, ठीक है। देखते हैं, सॉफ्टवेयर दैट इज फॉर ए कंप्यूटर सिस्टम, वी कैन से दैट सिस्टम सॉफ्टवेयर इज फॉर हार्डवेयर। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं वो हार्डवेयर के लिए होते हैं, लाइक हमारे मॉनिटर, स्क्रीन, कीबोर्ड, माउस, इन सभी के लिए, जो हमारे हार्डवेयर होते हैं उनके लिए। इट कैन बी सेड दैट द सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज एन intermediary between the hardware of the computer and the user who uses the computer, ठीक है। मतलब ये क्या है, पूरा जो हार्डवेयर और यूजर के बीच में इंटरमीडिएट बन रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल समझिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। इफ यू वांट टू यूज अ प्रिंटर, अगर हमें प्रिंटर यूज करना है, ठीक है, देन द विदाउट प्रिंटर सॉफ्टवेयर वी कैन नॉट यूज इट। अब जब तक उस प्रिंटर में प्रिंटर सॉफ्टवेयर नहीं होगा तो हम यूज ही नहीं कर पाएंगे, बिकॉज प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर है, वो समझ में नहीं आ पाएगा। तो प्रिंटर में क्या होता है, हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, बिकॉज प्रिंटर क्या है, हार्डवेयर, राइट। तो ये जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इंटरमीडिएट बनता है और हार्डवेयर और हमारे बीच में जो भी कमांड्स या कम्युनिकेशन चलता है उसको पूरा कर देता है, ठीक है। आई होप क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। One more thing, the computer performs various function of the printer. Sometimes it is also called device driver. कभी कभी हम सिस्टम सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर भी कहते हैं। डिवाइस ड्राइवर क्यों? बिकॉज ये कोई भी डिवाइस है, हमारा जैसे प्रिंटर भी क्या है, एक डिवाइस ही है, उसको ड्राइव कर रहा है, उसको चला रहा है, राइट। तो इसीलिए हम उसको क्या कहते हैं, कभी कभी डिवाइस ड्राइवर। आगे बढ़ते हैं। Next, system software include operating system, system utilities and device drivers. These are the parts of system software. System software के क्या parts हैं? Operating system, system utilities and device driver. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट सॉफ्टवेयर है वो क्या है, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहले था सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके लिए था, हार्डवेयर के लिए, मतलब ओवरऑल कंप्यूटर सिस्टम के लिए। अब नेक्स्ट आता है हमारा क्या, एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन क्या करता है, एक स्पेसिफिक पर्टिकुलर टास्क करता है, ठीक है। तो इसमें क्या आएगा, हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। देखते हैं, पढ़ते हैं इसके बारे में। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज मेड फॉर पर्टिकुलर वर्क। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक पर्टिकुलर काम के लिए बनाए गए हैं। इट इज रिटन फॉर ए पर्टिकुलर एप्लीकेशन। इनमें जो भी कमांड्स दे रखे हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं, वो एक पर्टिकुलर एक एप्लीकेशन के लिए ही होते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एंड यूजर सॉफ्टवेयर। एंड यूजर मीन्स दैट द यूजर इंटरैक्ट्स विद। अब इस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं हम, एंड यूजर सॉफ्टवेयर कहते हैं। एंड यूजर ही क्यों कहते हैं, बिकॉज मीन्स दैट द यूजर इंटरैक्ट्स विद, कि ऐसी चीज जिससे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक कंप्यूटर यूजर डायरेक्टली इंटरैक्ट्स विद इट। अब जो कंप्यूटर यूजर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू डायरेक्टली उससे इंटरैक्ट करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इंटरैक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ले लिया यहाँ पर MS वर्ड। अब मैं अगर MS वर्ड को ओपन करूंगी तो मैं डायरेक्टली MS वर्ड से इंटरैक्ट कर रही हूँ। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एंड यूजर सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो कॉल्ड एंड यूजर सॉफ्टवेयर, ठीक है। आगे देखते हैं।
एवरी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज रिटन फॉर ए पर्टिकुलर वर्क। जो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है किस लिए होता है, एक पर्टिकुलर वर्क के लिए होता है। फॉर एग्जांपल वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर इज फॉर ओनली वर्ड प्रोसेसिंग। ठीक है, जो वर्ड प्रोसेसर हमारा होता है ऐप, वो किसके लिए होता है, सिर्फ वर्ड प्रोसेसिंग। पेंट ब्रश सॉफ्टवेयर किसके लिए होता है, सिर्फ पेंटिंग टाइप के वर्क के लिए होता है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब फॉर एप्लीकेशंस ओनली। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स हैं MS ऑफिस, MS पेंट, टक्स पेंट, नोटपैड, एडोब रीडर एंड ऑल आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा एक हमने पढ़ लिया क्या, सिस्टम सॉफ्टवेयर। नेक्स्ट हमने पढ़ लिया एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब है हमारा क्या, प्रोग्रामिंग टूल्स एंड लैंग्वेज ट्रांसलेटर। अब इसमें ये जो प्रोग्रामिंग टूल्स है वो भी सॉफ्टवेयर के ही अंडर आते हैं, इसलिए हम ये पढ़ने वाले हैं। अब इसमें क्या होता है कि लाइक ह्यूमन अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। अब हम अगर ह्यूमन को जो कंप्यूटर से इंटरैक्ट भी कर रहे हैं तो भी वी अंडरस्टैंड हाई लेवल लैंग्वेज। मीन्स हाई लेवल लैंग्वेज क्या होता है, मतलब ह्यूमन रीडेबल फॉर्म, राइट। हम वो कोड लिखते हैं जो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में होता है। बट कंप्यूटर हाई लेवल लैंग्वेज नहीं समझता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली मशीन लैंग्वेज, दैट इज 0 और 1। वो क्या समझता है, 0 और 1। ठीक है, सपोज यहां पर मैं हूं यूजर, ठीक है, ये है मेरा कंप्यूटर। अब मुझे क्या करना है, अपने कंप्यूटर को यूज करना है। ठीक है, तो अब ये समझ रहा है सिर्फ मशीन लैंग्वेज दैट इज 0,1, जो क्या है 0 और 1। और मुझे आती है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज। अब मुझे यूजर को क्या करना है, अपने कंप्यूटर को कमांड्स देने हैं, इंस्ट्रक्शंस देने हैं ताकि वो मेरा टास्क कर सके। बट लेकिन यूजर को, जो कंप्यूटर है, उसको तो हाई लेवल लैंग्वेज आती ही नहीं है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक बीच में ट्रांसलेटर बिठाना पड़ेगा जो क्या करे, हाई लेवल लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर दे किसमें, मशीन लैंग्वेज में, राइट। जो क्या कर दे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, राइट। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं हमारे ट्रांसलेटर। अब ट्रांसलेटर कौन से होते हैं, असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ठीक है, सो द कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रामिंग एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। ठीक है, ये हमारे क्या है, ये भी एक हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स है जो हम यूज करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो फिर अब हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कंपाइलर। कंपाइलर क्या होता है, ठीक है। दीज आर द प्रोग्रामिंग टूल्स, और इनको ये क्या है, हमारे सॉफ्टवेयर है, बट लेकिन हम इनको ट्रांसलेटर बोलते हैं। क्यों, बिकॉज दे कन्वर्ट द हाई लेवल लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज। चलिए कंपाइलर देखते हैं। एक कंपाइलर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। कंपाइलर क्या है, एक हमारा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है that converts the source code written in a high level language programming language into machine code। ये क्या करता है, जो हमारा सोर्स कोड है, जो हम इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, सोर्स कोड। जो हमने कोड लिखा है उसको ये क्या करता है, पूरा मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में सोर्स कोड लिखा है उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। द कंपाइलर टेक्स द एंटायर सोर्स कोड एज इनपुट, performs a series of checks and optimizations and then generate the executable code। इसका क्या मतलब है कि जो कंपाइलर है ये पूरे सोर्स कोड को इनपुट लेता है एक बार में, चाहे कितना बड़ा भी सोर्स कोड हो, क्या लेता है, सभी को एक बार में इनपुट लेता है। यहाँ पर एंटायर सोर्स कोड मतलब पूरे को सोर्स कोड को एक बार में इनपुट लेता है एंड देन एग्जीक्यूट कर देता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है, इंटरप्रेटर इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट एग्जीक्यूट्स द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। अब इंटरप्रेटर का भी सेम काम है। इंटरप्रेटर भी एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि जो हमारा सोर्स कोड जो हमने हाई लेवल लैंग्वेज में लिखा था उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। बट द ओनली डिफरेंस बिटवीन द कंपाइलर एंड द इंटरप्रेटर इज दैट इट टेक द सोर्स कोड लाइन बाय लाइन। ये एग्जीक्यूट क्या करता है, लाइन बाय लाइन। कंपाइलर पूरा एक बार में कर देता है और ये लाइन पहले ये चेक करेगा इसमें कोई एरर तो नहीं है, इसमें तो कोई एरर नहीं है, इसमें तो कोई एरर नहीं है, लाइक दिस एक एक करके करता है। ठीक है, यही है बस। इट ट्रांसलेट द सोर्स कोड इनटू एन इंटरमीडिएट कोड विच इज देन एग्जीक्यूटेबल बाय द इंटरप्रेटर। An interpreter is slower than a compiler because it needs to read and interpret each line of code each time the program is run। अब जो इंटरप्रेटर होता है वो हमारा कंपाइलर से स्लो होता है।
क्यों स्लो होता है? बिकॉज यहाँ पर जो हमारा कंपाइलर होता है वो पूरे सोर्स कोड को एक बार में कर देता है, और ये क्या करता है, इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करता है। तो जितनी बार भी प्रोग्राम रन होगा तो कंपाइलर अब सिर्फ किस पे फोकस करेगा, जो हमारी एरर्स आई हैं उस पर, बट इंटरप्रेटर क्या करेगा, जो फिर से स्टार्टिंग से लाइन बाय लाइन एक एक करके कोड को एग्जीक्यूट करता रहेगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरप्रेटर क्या है और कंपाइलर क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, असेंबलर। असेंबलर क्या होता है? असेंबलर थोड़ा सा इंटरप्रेटर और कंपाइलर से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। इसका काम तो सेम ही होता है बट थोड़ा सा स्टिल डिफरेंट होता है। An assembler is a software program that converts assembly language into machine code. अब ये क्या करता है, ये assembly language को machine code में convert करता है। इंटरप्रेटर और कंपाइलर क्या करते थे, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन कोड में, बट असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को मशीन कोड में। अब असेंबली लैंग्वेज होती क्या है? असेंबली लैंग्वेज इज अ लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये क्या है, हमारी लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड डायरेक्टली बाय अ कंप्यूटर सीपीयू, जो कि डायरेक्टली एग्जीक्यूट हम कर सकते हैं सीपीयू से। ठीक है, जो कंप्यूटर सीपीयू है वो डायरेक्टली असेंबली लैंग्वेज मतलब लो लेवल लैंग्वेज को एग्जीक्यूट कर सकता है। Unlike compilers and interpreters, assemblers work directly with machine code. अब देखो ये जो हमारे इंटरप्रेटर और कंपाइलर्स होते हैं वो हाई लेवल लैंग्वेज के, जो हाई प्रोफिशिएंसी के हमारे कोड होते हैं उनसे वर्क करते हैं, बट लेकिन जो हमारा असेंबलर होता है डायरेक्टली वर्क करता है मशीन कोड से, मेकिंग दैन वेरी एफिशिएंट बट ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट टू यूज। ठीक है, ये जो असेंबलर होता है बहुत एफिशिएंटली वर्क करता है बट इट इज डिफिकल्ट टू यूज। ठीक है, कहीं कहीं जगह ये बहुत डिफिकल्ट होता है यूज करने के लिए। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमारे प्रोग्रामिंग टूल्स ये खत्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने सॉफ्टवेयर वाला पार्ट पूरा ओवरऑल कंप्लीट कर लिया। सॉफ्टवेयर जहाँ पर सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यहाँ पर प्रोग्रामिंग टूल्स भी हमने पढ़ लिए। नाउ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब हम कवर करेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा डीप में। ऑपरेटिंग सिस्टम किसका पार्ट है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। ठीक है, चलिए देखते हैं। एन ऑपरेटिंग सिस्टम OS इज अ सॉफ्टवेयर दैट एक्ट्स एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट्स एंड द यूजर। जैसे कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम ही होता है इंटरफेस की तरह काम करना, तो ऑपरेटिंग सिस्टम का भी सेम यही काम है कि इंटरफेस की तरह काम करे, किसके बीच में, हार्डवेयर के बीच में और यूजर के बीच में। Every computer system must have at least one operating system to run other programs. अब कोई भी प्रोग्राम को रन करने के लिए कंप्यूटर सिस्टम में एटलीस्ट एक ऑपरेटिंग सिस्टम तो होता ही है। Applications like browsers, MS Office, Notepad, games, etc. need some environment to run and perform its task. अब जो भी हमारे एप्लीकेशन होते हैं जो हम अपने लैपटॉप कंप्यूटर्स में यूज़ करते हैं, कोई भी हम जो ब्राउजर्स यूज़ करते हैं, इसके लिए उन लोगों के लिए क्या चाहिए, उनको एक रन एनवायरनमेंट चाहिए होता है। तो वो एनवायरनमेंट कौन प्रोवाइड कराता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, the OS helps you to communicate with the computer without knowing how to speak the computer's language. ठीक है, अब OS हमें किस में हेल्प करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ताकि हम कंप्यूटर से डायरेक्टली इंटरेक्ट कर पाएं। बट कंप्यूटर तो क्या समझता है, सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझता है जो कि हमको नहीं आती है। ठीक है, तो OS हमारी इसी में हेल्प करता है कि हम कंप्यूटर की लैंग्वेज जाने बिना ही उससे इंटरेक्ट कर सकें। It is not possible for the user to use any computer or mobile device without having an operating system. Operating system के बिना हम कोई फ़ोन, कोई लैपटॉप, कोई कंप्यूटर यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। ये डिफरेंट टाइप्स है हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क एंड मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अब यहाँ पर हम फंक्शंस पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से फंक्शंस होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्रोसेसर मैनेजमेंट। अब प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या होता है, जो CPU होता है, मतलब हमारा जो प्रोसेसर होता है, ये उसको मैनेज करता है। अब उसको कैसे मैनेज करता है, सपोज इसका प्रोसेसर मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि ये इंश्योर करता है, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो ये इंश्योर करता है कि प्रोसेसर हमारा किस प्रोसेस को कितना कितना टाइम देगा और कौन सी प्रोसेस प्रोसेसर का कितना टाइम लेगी। सपोज हमारे पास 3 रिक्वेस्ट एक साथ आ गई, 3 प्रोसेस एक साथ आ गई, P1, P2, P3। अब ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करेगा कि P1 कितना टाइम लेगी प्रोसेसर का, P2 कितना
टाइम लेगी और P3 कितना टाइम लेगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये प्रोसेसर मैनेजमेंट। नेक्स्ट है मेमोरी मैनेजमेंट। अब ये क्या करता है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी भी मैनेज करता है, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, कि किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी देनी है, किस प्रोसेस को कितनी मेमोरी उससे ले लेनी है, और कोई एक प्रोसेस अपनी मेमोरी के अलावा कहीं किसी दूसरी प्रोसेस की मेमोरी यूज ना कर सके, राइट। तो ये क्या होता है हमारा मेमोरी मैनेजमेंट। ओएस ये भी इंश्योर करता है कि कोई भी एक प्रोसेस अपनी मेमोरी के अलावा दूसरे की मेमोरी यूज ना कर रही हो। सो यहाँ पर क्या ये मैनेज करता है, मेमोरी एलोकेशन एंड डी एलोकेशन, ठीक है। नेक्स्ट फाइल्स मैनेजमेंट। अब ये क्या है, फाइल्स को ऑर्गेनाइज करना, स्टोर करना, रिट्रीव करना, डिलीट करना, ये सब भी हमारा कौन मैनेज करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट इज डिवाइस मैनेजमेंट। अब ये डिवाइस मैनेजमेंट कैसे करता है, डिवाइस का मतलब जो डिफरेंट डिवाइस है जो आपस में कनेक्टेड हैं, लाइक फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, ये सारे क्या है डिवाइस आपस में कनेक्टेड ही होते हैं जब हम कंप्यूटर सिस्टम में यूज़ करते हैं। तो ये उन डिवाइस को भी मैनेज करता है कि कौन सा डिवाइस प्रोसेसर का कितना टाइम लेगा और कब लेगा, कौन सा पहले लेगा, कौन सा बाद में लेगा, ये सब कौन ऑपरेट करता है, डिवाइस मैनेजमेंट में आता है। और इसको कौन ऑपरेट करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट फंक्शन क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इनपुट आउटपुट सिस्टम मैनेजमेंट। हमारे कंप्यूटर सिस्टम में, हमारे प्रोसेसर में इनपुट भी आ रहा है और उससे आउटपुट भी जा रहा है, तो जो भी इनपुट आ रहा है और आउटपुट आ रहा है उसको भी कौन मैनेज करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप आपको समझ में आ गया होगा दैट दीज आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। चलिए आगे बढ़ते हैं। OS यूजर इंटरफेस, ठीक है। अब देखो ऑपरेटिंग यूजर इंटरफेस, यहाँ पर सीधे हम यूजर इंटरफेस ही पढ़ रहे हैं। OS क्यों आगे लगाया, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम हमें प्रोवाइड कराता है इंटरफेस, ठीक है। यूजर इंटरफेस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजर इंटरफेस, ईच ऑफ विच प्रोवाइड्स अ डिफरेंट फंक्शनैलिटी। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के यूजर इंटरफेस होते हैं और सभी की डिफरेंट फंक्शनैलिटी होती है, ठीक है। तो अब हम वही कवर करने वाले हैं। सो फर्स्ट है हमारा कमांड बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। ऐसा इंटरफेस जो कमांड बेस्ड हो, ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या दें, हम कमांड दें। पढ़ते हैं, कमांड बेस्ड इंटरफेस रिक्वायर्स ए यूजर टू एंटर द कमांड्स टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क लाइक क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग फाइल एटसेट्रा। कमांड का मतलब क्या होता है, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस देना। तो ये एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि यूजर से क्या करवाता है, दैट रिक्वायर्स, इसको क्या जरूरत होती है कि यूजर कमांड दे ताकि हम क्या कर सके, डिफरेंट टास्क जैसे हमारे क्रिएटिंग, ओपनिंग, एडिटिंग, डिलीटिंग, ये सब कर सकें, ठीक है। द यूजर हैज टू रिमेंबर द नेम्स ऑफ ऑल सच प्रोग्राम्स और स्पेसिफिक कमांड्स विच द ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट्स। अब हमें यूजर को लेकिन ये जो सारी कमांड्स हैं वो याद भी होनी चाहिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कोई फाइल ओपन कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ये कमांड हम कैसे देंगे, ओपन करने वाली हमारी कमांड क्या है, नहीं तो क्या होगा, कंप्यूटर सिस्टम ये कमांड बेस्ड इंटरफेस ये समझ ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो कमांड बेस्ड इंटरफेस जो क्या करता है, यूजर से कमांड्स लेता है ताकि डिफरेंट फंक्शंस कर सके। नेक्स्ट इज बी, आगे देखते हैं। द प्राइमरी इनपुट डिवाइस यूज्ड बाय द यूजर फॉर कमांड बेस्ड इंटरफेस इज कीबोर्ड। मोस्टली कमांड्स किससे ली जाती है, हमारी कीबोर्ड से, लाइक, ठीक है। हमें कुछ कॉपी करना हो तो हम Ctrl+C लाइक ये करते हैं, तो ये भी क्या कर रहे हैं, हम कमांड ही दे रहे हैं कमांड बेस्ड इंटरफेस को। Example of operating system with command based interface includes MS-DOS and Unix। ये क्या है, ये एग्जाम्पल्स हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बी है हमारा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप ये अगर इमेज देखें तो आपको ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि जैसे ही आप अपना लैपटॉप या कंप्यूटर ओपन करते हैं तो इसी टाइप का इंटरफेस कुछ आपके पास ओपन होके आ जाता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। चलिए पढ़ते हैं इसमें। GUI lets user to run program and give instructions to the computer in the form of icons, menus and visual options। GUI हमें क्या इंश्योर करता है कि जो यूज़र है वो कमांड दे सके। कमांड किसकी फॉर्म में दे सके, कोई भी आइकन, कोई भी मेन्यू या कोई भी विजुअल ऑप्शन के थ्रू। आइकन्स यूजुअली रिप्रेजेंट द फाइल्स एंड प्रोग्राम्स। आइकन्स में क्या होता है, स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर। आइकन्स में और कुछ नहीं होता, ज़्यादातर क्या होता है, फाइल्स और प्रोग्राम्स होते हैं जो ऑलरेडी हमने अपने कंप्यूटर सिस्टम में स्टोर करे हुए हैं।
एंड विंडोज रिप्रेजेंट द रनिंग प्रोग्राम दैट द यूजर हैज लॉन्च्ड थ्रू द ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो यहाँ आइकन्स और मेन्यूज, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई आइकन बना हुआ है हमारा कैमरा, ठीक है, तो इसमें ऑलरेडी ये क्या है, ये स्टोर है, ठीक है, कोई भी अगर मेरा फोल्डर यहाँ पर बना हुआ है तो इसमें क्या ऑलरेडी डेटा स्टोर है। बट जो हमारा विंडोज होता है, विंडोज क्या होता है, वो होता है जिसमें प्रोग्राम जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने लॉन्च किए हुए हैं, ठीक है, तो ये होता है हमारा ग्राफिकल यूजर फेस। अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस क्या करता है, लेट्स यूजर रन प्रोग्राम्स और गिव इंस्ट्रक्शंस, कि यूजर क्या कर सके, प्रोग्राम या इंस्ट्रक्शन को रन कर सके इन द फॉर्म ऑफ आइकन्स, मेन्यूज एंड विजुअल ऑप्शंस, ठीक है। चलिए ये हो गया सेकेंड, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। The input device used to interact with the GUI commonly include the mouse and keyboard। GUI में भी जो कमांड हम जिसके थ्रू देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो क्या होता है, हमारा माउस और कीबोर्ड्स के थ्रू। एग्जाम्पल ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI इंटरफेस इंक्लूड माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, उबुंटू, फेडोरा एंड मैकिंटोश, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, टच बेस्ड इंटरफेस। टच बेस्ड से आप बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये आप पिक्चर देखिए, ये एक टैबलेट है, एक गर्ल है जो टच कर रही है स्क्रीन को, क्या है, टच कर रही है। ये भी मेरी पूरी स्क्रीन है, मैं टच कर रही हूँ, ठीक है, ये टच के थ्रू ही क्या कर रही हूँ, ड्रॉ कर रही हूँ, राइट। तो ये किसके थ्रू हो रहा है, किसके थ्रू मैं ड्रॉ कर पा रही हूँ, राइट। मैं ये ड्रॉ तो कर रही हूँ, ठीक है, अगर मैं किसी भी ऐसे ही नॉर्मल स्क्रीन पर कर दूँ तो ड्रॉ नहीं होगा, राइट, बट मैं इस पर किसके थ्रू कर पा रही हूँ, ये कैसे समझ पा रहा है कंप्यूटर सिस्टम की, अभी ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है बाय द हेल्प ऑफ टच बेस्ड इंटरफेस। ये कोई नहीं है, ये किसके पीछे कौन वर्क कर रहा है, टच बेस्ड इंटरफेस। Today, smartphones, tablets and PCs allow user to interact with the system simply using the touch input, ठीक है। अब ये जो सारे स्मार्टफोन मोबाइल्स हैं, ये इंटरेक्ट कर सकते हैं हम इन सिस्टम से जस्ट बाय टचिंग, ठीक है, हम टच के थ्रू अपना इनपुट दे सकते हैं। यूजिंग द टच स्क्रीन ए यूजर प्रोवाइड्स इनपुट टू द ऑपरेटिंग सिस्टम। सिर्फ टच के थ्रू ही यूजर क्या दे देता है, यूजर को ऑपरेटिंग सिस्टम को इनपुट दे देता है, विच आर देन इंटरप्रेटेड बाय द OS एज कमांड्स लाइक ओपनिंग एन ऐप, क्लोजिंग एन ऐप, डायलिंग नंबर, स्क्रोलिंग अक्रॉस एप्स एटसेट्रा, ठीक है। हमने टच किया, टच के थ्रू ही ऑपरेटिंग सिस्टम को पता लग गया कि हम क्या कमांड दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई हम नंबर डायल कर रहे हैं, तो जब नंबर डायल कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो समझ जाता है और हमारा नंबर डायल करता है। जब हम सिंपल स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो समझ में आ जाता है कि यूजर क्या चाहता है, अभी सिर्फ स्क्रोल करना चाहता है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। एग्जाम्पल ऑफ पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम विद टच बेस्ड इंटरफेस आर एंड्रॉयड एंड iOS। नेक्स्ट, वॉइस बेस्ड, ठीक है, टच के थ्रू हम जो टच बेस्ड होता है इंटरफेस, उसमें कैसे कमांड देते हैं, टच के थ्रू। अब वॉइस बेस्ड में हम कैसे कमांड देंगे, वॉइस के थ्रू, अपनी आवाज के थ्रू। सिस्टम विच प्रोवाइड वॉइस बेस्ड कंट्रोल टू यूजर्स इंक्लूड iOS, Siri, Android, Google Now और ओके गूगल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 10, Cortana एंड सो ऑन, ठीक है। जो ये सारे जो सिस्टम है, फॉर एग्जाम्पल सीरी से भी हम बोलते हैं ना, हे सीरी डू दिस, प्ले दिस सॉन्ग, ओके गूगल टेल मी अबाउट दिस, राइट। तो ये हम जो सारे बोलते हैं, ये और कुछ नहीं है, दीज आर ऑल द एग्जाम्पल्स और वी कैन से दीज आर ऑल वॉइस बेस्ड इंटरफेस, ठीक है। इन सिस्टम्स के थ्रू हम कर पाते हैं। चलिए नेक्स्ट, जेस्चर बेस्ड इंटरफेस। जेस्चर का मतलब क्या होता है, इशारे करना, ठीक है। जेस्चर का मतलब होता है इशारा। जैसे हमें किसी को बुलाना हो तो हम ऐसे करके बुलाते हैं, राइट। तो ये क्या होता है, इशारा। तो ऐसे जेस्चर बेस्ड इंटरफेस भी अब आ गया है। अब ये भी हमारा पहले नहीं था, ऑल्दो ये इंक्लूडेड, बट अब ये एडवांस टेक्नोलॉजी होगी तो ये भी इंक्लूड हो गया है। Some smartphones based on Android and iOS as well as laptops let users interact with the device using gestures like waving, tilting, eye motion and shaking। जो बहुत सारे स्मार्टफोन्स हैं या iOS है तो ये हमें क्या अलाउ करता है, जेस्चर बेस्ड इंटरेक्शन। मतलब हम कोई भी इशारा, फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में ये जो गर्ल है मूवी देख रही है और इसको वॉल्यूम अप करना है तो उसने ऐसे कर दिया, मतलब वॉल्यूम अप, ठीक है। तो जो हमारा जेस्चर बेस्ड इंटरफेस है उसने इस टाइप का थंब को, ये थंब करने से क्या समझ लिया कि वॉल्यूम अप करना है। मैंने थंब डाउन किया तो ये समझ लेगा कि वॉल्यूम क्या करना है, डाउन करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से समझो। बाकी और भी सारे जेस्चर्स है जैसे वेविंग, टिल्टिंग, फोन को हिलाना, आई मोशन मतलब फॉर एग्जांपल जो मेरी आई बॉल्स है उनको अगर मैं इधर उधर मूव करूंगी उससे भी समझ जाते हैं, एंड शेकिंग।
This technology is evolving faster and it has promising potential for application in gaming, medicine and other areas. ये जो टेक्नोलॉजी है जेस्चर बेस बहुत ज़्यादा क्या है बहुत ही ज़्यादा क्या हो रही है, इवॉल्व हो रही है, बहुत ज़्यादा फास्टरली ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है कि इसमें गेमिंग में आप बहुत अच्छे से गेम खेल पाते हैं, इसे गेमिंग में, मेडिकल साइंस में और भी बहुत सारे एरियाज़ में, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। और यहीं पे हमने अपने चैप्टर 1 का पूरा रिवीजन इन अ वन शॉट कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। और अगर आपको कोई भी टॉपिक बहुत डिटेल में पढ़ना है तो सभी की वीडियोस पर्टिकुलरली ऑलरेडी अपलोडेड हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। और भी सारी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप चाहे तो मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम क्लासेस फॉर वेरियस बोर्ड लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा। एंड साथ ही साथ इफ यू नीड ई नोट्स एंड द ई बुक्स देन द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।